हे गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। आज इस वीडियो पे हम वेक्टर एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले। तो ये आपका वेक्टर एनालिसिस का पार्ट 1 होगा। ऐसे ही हम इसको 2-3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम डाइवर्जेंस थ्योरम और जो आपके ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, जो आपके 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वेक्टर एनालिसिस के, उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और मैंने आपके जो ज्योमेट्री और वेक्टर एनालिसिस का प्रीवियस का पेपर है वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड कर रखा है। वहाँ से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। ठीक है। तो पहले जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है वो बोला गया है कि वेरीफाई डाइवर्जेंस थ्योरम फॉर द फंक्शन आपको दे रखा है f=y(i) + x(j) + z² k ओवर द सिलेंड्रिकल रीजन बाउंडेड बाय द x² + y² = a²। ये आपको सर्कल दिया है z=0 एंड z=h। ठीक है। आपको यहाँ पर डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई कर दिया है। अब ये कुछ आपके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स पे आ रखे हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके आगे आने के भी चांसेस है। आपको देखना है कि किस तरीके से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं कल या जो आपके एग्जामिनेशन होने वाले 2-4 दिन बाद वहाँ पर। ठीक है। तो पहले आपको देखना है कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपका फॉर्मूला है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। सरफेस इंटीग्रल f.n/ds n आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो आपके सरफेस के बाहर परपेंडिकुलर लगता है, इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस f/dv। ठीक है। तो ये आपका डाइवर्जेंस थ्योरम का फॉर्मूला है। सरफेस इंटीग्रल में पता है आपको 2 बार इंटीग्रेशन आप करते हो, वॉल्यूम इंटीग्रल पे 3 बार आपका इंटीग्रेशन होता है। ठीक है। कार्टेशियन फॉर्म पे अगर हमें लिखना है तो हम कैसे लिखते हैं इसको, हम ऐसे लिखते हैं डबल इंटीग्रल s f1 dy dz प्लस f2 dz dx प्लस f3 dx dy। ये हो गया। वॉल्यूम इंटीग्रल में क्या आएगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f1 विथ रिस्पेक्ट टू x, f2 विथ रिस्पेक्ट टू y और f3 विथ रिस्पेक्ट टू z और dx dy और dz। तो ये आपका कार्टेशियन फॉर्म है। ठीक है। फाइनली करना आपको सॉल्व इसको ही है, बस आपको एक शॉर्ट फॉर्म रहता है याद रखने के लिए। क्लियर हो गया। तो ये आपका गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम है। आपको यहाँ पर फंक्शन दे रखा है f=y(i) + x(j) + z² k ओवर द सिलेंड्रिकल रीजन बाउंडेड बाय द, ये आपको का यह सर्कल और ये आपको 2 प्लेन रखे z=0 एंड z=h। तो यहाँ पर हम s डिनोट करते हैं कि ये आपका क्लोज सरफेस है। जो आपका ये s है इसको हम डिनोट करते हैं कि आपका क्लोज सरफेस है बाउंडेड बाय द सिलेंडर x² + y² = a² एंड द प्लेन्स z=0 एंड z=h। ठीक है। और यहाँ पर जो v है ये आपका, इसको एज्यूम करते हैं कि वॉल्यूम है बाउंडेड बाय द सरफेस s। ठीक है। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम में प्रूफ करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, देन हम यहाँ पर सरफेस इंटीग्रेशन निकालेंगे। ठीक है। तो सबसे पहला काम हमें यहाँ पर ये निकालना है, वॉल्यूम इंटीग्रल v df डाइवर्जेंस f और dv। ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल v डाइवर्जेंस f, देखो फंक्शन क्या है y(i) + x(j) + z² k। तो क्या आएगा, देखो ये आएगा आपके पास y(i) + x(j) + z² k। ठीक है। और dv, ये चीज़ आ गया। तो डाइवर्जेंस हम कैसे निकालते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x y, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y यहाँ पर x, और पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z यहाँ पर z² और dv। ठीक है। तो पार्शियल डेरिवेटिव हम डिफरेंशियल इक्वेशन में भी कर भी रहे। तो अगर हम किसी पार्शियल डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, अगर हम x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो बाकी सब आपके कांस्टेंट होंगे, तो आपका y कांस्टेंट होगा तो आपका 0 आ जाएगा। यहाँ पर हम y के रिस्पेक्ट में करें पार्शियल डिफरेंशिएट तो x आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो 0 आ गया। पार्शियल डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू z तो यहाँ पर z² का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स z। ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल 2z dv हो गया। क्लियर हो गया। अब देखो हमें इसका वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, तो हमें इसको 3 बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, हम 2 में बाहर लिख लेता हूँ, 3 बार आपको इंटीग्रेट करना है। और यहाँ पर क्या आएगा आपका z dz dx और dy। क्लियर हो गया। यहाँ आपको चीज़ समझ में आ गई। यहाँ पर हमें वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है, 3 बार इंटीग्रेशन करेंगे dz रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में और dy के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट है वो है लिमिट्स। ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन पे देखें कि किससे बाउंडेड है, पहले हमें दिया है यहाँ पर 2 प्लेन्स z=0 एंड z=h। दैट मीन्स यहाँ पर हमारी z की जो लिमिट होगी वो आपका 0 से h आएगा। देन यहाँ पर हम x का देखेंगे, तो x का हम कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखो ये आपका यहाँ पर क्या आएगा, y अगर हमारे पास 0 है, दैट मीन्स अगर मेरे पास कोई सिलेंडर है ऐसा कुछ, ठीक है, तो यहाँ से हम चेक कर रहे हैं और यहाँ पर आपका ये हो गया, तो आपका यहाँ पर -a हो गया और यहाँ पर हो गया +a। ठीक है। मतलब -a to a हो गया। दैट मीन्स आपका y एक्सेस उस वक्त 0 होगा। ठीक है। तभी तो आपका ये +a और -a आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर x क्या आएगा, -a और a।
लास्ट में क्या आपका वाई है, तो वाई के लिए हम कैसे निकालेंगे यहाँ पर, वाई के लिए क्या होगा, देखो आपका वाई के लिए आपका प्लस माइनस ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हम सर्कल के उसमें ये अपने एरिया ऑफ इंटीग्रेशन में करा हुआ है क्लास 12th में। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा आपका वाई इक्वल्स टू ये होगा माइनस टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर होगा वाई इक्वल्स टू प्लस टाइम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम कुछ फंक्शंस लगाएंगे, कुछ प्रॉपर्टीज लगाएंगे यहाँ पर डेफिनेट इंटीग्रल की। अब देखो आपका माइनस ए टू ए है, मतलब माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जीरो से ए करोगे तो सामने से आपका टू आ जाएगा, तो टू आपका ऑलरेडी है तो फोर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या आएगा, जेड इक्वल्स टू जीरो से एच हो गया, और ये एक्स इक्वल्स टू माइनस ए से ए ऐसे ही रहा, और ये हो गया आपका वाई इक्वल्स टू जीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जेड डी एक्स और डी वाई। ये चीज़ क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपका z और x तो कांस्टेंट है, y आपका डिपेंड कर रहा है किस में, x की वैल्यू पे। y आपका यहाँ पर डिपेंड कर रहा है x की वैल्यू पे, यहाँ पर x आपका वेरिएबल है। ठीक है, दैट मीन सबसे पहले आपका इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, dy के रिस्पेक्ट में होने वाला है। ये हमने डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन के कुछ वीडियोस हमने देखे थे पहले, बहुत पहले हमने देखे थे, वो एक बार वीडियो आप देख लेना कि कैसे हम डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन को सॉल्व करते हैं। ये आपको आना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आपके हर एक क्वेश्चन पे ही सब यूज़ होने वाला है। ठीक है, जो भी आप यहाँ पर ये वेक्टर एनालिसिस का क्वेश्चन करोगे वहाँ पर डबल इंटीग्रेशन ट्रिपल इंटीग्रेशन यूज़ होगा, तो एक बार अच्छे से देख लेना कि पहला कौन सा होता है दूसरा कौन सा होता है। तो यहाँ पर देखो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपका लास्ट में होगा। यहाँ पर आपका जो वाई है वो डिपेंड कर रहा है एक्स में, वाई आपका किसी और उसमें डिपेंड कर रहा है वेरिएबल पे, दैट मीन्स एक्स पे आपका डिपेंड कर रहा है, तो सबसे पहले इंटीग्रेशन आपका उसका होता है, बट मीन्स वाई का होगा, डी वाई का रिस्पेक्ट में। क्लियर हो गया। ठीक है, तो कैसे हम करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपका, देखो यहाँ पर ये फोर जेड इक्वल्स टू जीरो से एच, फिर आपका x इक्वल्स टू माइनस ए टू ए, और z आपके ऐसे ही रहा, डी वाई है खाली, तो आएगा y ज़ीरो से अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये होगा डी जेड और डी एक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या आएगा, z इक्वल्स टू जीरो से h, और ये होगा x इक्वल्स टू माइनस ए से a, और ये आ जाएगा आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी जेड और डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये भी आपका x इक्वल्स टू माइनस ए से a है, तो यहाँ पर हम जीरो से a करके सामने से 2 ले आएंगे, तो आपका ये 8 बन जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं क्या आएगा आपका, देखो ये आ जाएगा आपका 8, z इक्वल्स टू जीरो से h था, और क्या था यहाँ पर आपका माइनस ए से a था, तो जीरो से a हो जाएगा, ये हो गया आपका x इक्वल्स टू जीरो से a z अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी जेड और डी एक्स। ठीक है, अब देखो आपके दोनों यहाँ पर कांस्टेंट है, तो पहले आप किसी का भी कर सकते हो। अब आप इसे आपकी यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले किसका करना है, आप किसी का भी कर सकते हो कि दोनों आपकी कांस्टेंट है। पहले इसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर आपका जो वाई है डिपेंड कर रहा था एक्स में, तो पहले इसका करना ज़रूरी था डी वाई के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो अभी तो आपके दोनों कांस्टेंट है, तो पहले आप किसी का भी यहाँ पर कर सकते हो। तो क्या आएगा, देखो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर देखना 8, और यहाँ पर क्या आएगा आपका x, पहले हम z किस में कर लेते हैं, तो x इक्वल्स टू जीरो से a आपका ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका जेड स्क्वायर ओवर 2 जीरो से h, और डी एक्स आ गया। हमने डी जेड के रिस्पेक्ट में पहले करा, आप चाहो तो पहले डी एक्स किस में भी कर सकते थे, आंसर आपको सेम ही मिलने वाला था। ठीक है, अब देखो क्या आएगा 8 जीरो से a ये हो गया आपका, इसको लगाओ तो क्या आएगा एच स्क्वायर ओवर 2 लिमिट्स लगाने के बाद, और ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। तो ये क्या आ गया फाइनली 4h स्क्वायर जीरो से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स हो गया। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, अब यहाँ पर फॉर्मूला आपका लगेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जीरो से a, ये हमने क्लास 12th में पढ़ा हुआ है फॉर्मूला। तो क्या आएगा देखो 4h स्क्वायर, ये होगा आपके पास x ओवर 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a जीरो से a। हमने इंटीग्रेशन का आपका फॉर्मूला रिवीजन भी कर रखा, अगर आपको फॉर्मूले थोड़े से आप भूल रहे हो तो आप रिवीजन कर सकते हो, उसकी वीडियो का लिंक भी आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, देखो यहाँ पर 4h स्क्वायर, तो ये रहा, ये आपका क्या यहाँ पर x ओवर 2 है। ठीक है, तो जब यहाँ पर a पुट करोगे और 0 पुट करोगे तो आपका फाइनली क्या बनेगा, देखो यहाँ से ये बनेगा a स्क्वायर ओवर 2, ये तो आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बनेगा आपका, ये आएगा पाई ओवर 2। ठीक है, तो आपका फाइनली क्या बन गया यहाँ पर, ये आ गया आपके पास पाई, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर। तो ये आपका यहाँ पर ये जो आपका वॉल्यूम इंटीग्रल है डाइवर्जेंस एफ डी वी, ये आपके इसके इक्वल आ गया। ये आपका वॉल्यूम इंटीग्रल डाइवर्जेंस एफ डी वी,
ये आपका पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब हमें निकालना है सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, वो भी आपका किसके इक्वल आना चाहिए, पाई ए स्क्वायर एच स्क्वायर के इक्वल आएगा, तभी आपका यहाँ पर गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वेरीफाई होने वाला है। अब हमें इवेल्यूएट क्या करना है, हमें इवेल्यूएट करना है यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल एफ डॉट एन डी एस, ठीक है। जहाँ पर एन आपका यहाँ पर क्या है, एन आपका यूनिट नॉर्मल वेक्टर है जो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, एफ आपका कोई वेक्टर पॉइंट फंक्शन होगा, और डी एस हमारा चेंज इन जो आपका यहाँ पर वो है सरफेस एरिया होगा वो होगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम सर्फेसेस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास 3 सर्फेसेस है। सिलेंडर की बात यहाँ पर की जा रही है, सिलेंडर ही तो लिखा है आपका यहाँ पर, सिलेंड्रिकल रीजन है। तो सिलेंड्रिकल रीजन पे आपके यहाँ पर 3 सर्फेस हो गई, कौन से होंगे देखो, सिलेंडर जो आपका सिलेंडर होगा हमारा कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ पर देखो एक सर्फेस तो आपका ये हो गया जहाँ पर आपका z की वैल्यू 0 होने वाली है, एक सर्फेस आपका ये वाला हो गया जहाँ पर आपका z की वैल्यू क्या होने वाली h हाइट पे, ठीक है, h हो गया। और एक आपका ये जो कॉन्वेक्स पोर्शन आपको दिख रहा है ये वाला बीच वाला ये वाला हो गया, ठीक है। ये तो हमें क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपका S1 सर्फेस मान लेता हूँ, ये आपका S2 सर्फेस मान लेता हूँ, और ये आपका यहाँ पर S3 सर्फेसेस मैं मान लेता हूँ। तो बेसिकली आपके कितने सर्फेस होने वाले हैं यहाँ पर, 3 सर्फेसेस आपके यहाँ पर होने वाले, S1 S2 और ये कॉन्वेक्स पोर्शन S3। तो जब मैं यहाँ पर सरफेस S1 की बात करूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ फॉर सरफेस S1 की जब मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर z की वैल्यू तो 0 है। तो मेरे पास जो फंक्शन था वेक्टर पॉइंट फंक्शन, क्या था फंक्शन मेरे पास, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप था। तो उस वक्त क्या होगा, z तो आपका 0 हो गया, तब तो z आपका 0 हो गया। तो क्या बनेगा देखो, f इक्वल्स टू वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप हो गया, पुटिंग z इक्वल्स टू 0 इन f, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, देखो जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल फॉर्मूला है एफ डॉट एन डी एस, मतलब हमें यहाँ पर यूनिट नॉर्मल वेक्टर चाहिए। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें आउटवर्ड नॉर्मल जब हम ड्रॉ करेंगे तो ये आपका माइनस के कैप आएगा, ऊपर को आपका के कैप होगा, नीचे आपका माइनस टाइम्स के कैप आएगा, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, माइनस के कैप आपका आएगा, तो क्या बनेगा देखो जब हम इसे पुट करेंगे यहाँ पर, तो ये आएगा वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और यहाँ पर क्या आएगा माइनस के कैप और डी एस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 आने वाला है, क्योंकि आई डॉट के तो आपको 0 हो जाएगा, जे डॉट के भी 0 हो जाएगा। दैट मीन्स फाइनल आंसर जो आपका आएगा सरफेस 1 के लिए वो आपका 0 आएगा। क्लियर हो गया इतना आपको। सरफेस 2 के लिए देखो, ये आपका सरफेस S1 के लिए था, फॉर S2 के लिए देखो, S2 के लिए क्या आपका z की वैल्यू h है, ठीक है, और f क्या था आपका ये चीज़ है। तो इसके लिए आपका जो z हो जाएगा वो क्या बन जाएगा, f इक्वल्स टू वाई आई कैप तो ऐसे ही रहा, एक्स जे कैप ऐसे ही रहा, और एच स्क्वायर के कैप आ गया फॉर पुटिंग बाई पुटिंग इज दैट इक्वल्स टू h इन दिस फंक्शन f, ठीक है। अब हमें यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर नॉर्मल है वो हमें कहाँ ड्रॉ करना है, वो हमें आउटवर्ड नॉर्मल ऊपर को ड्रॉ करना है। नीचे में तो माइनस के कैप था, ऊपर क्या आ जाएगा आपका के कैप आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो n की वैल्यू होगी वो क्या होगा, के कैप होगा। ऊपर वाले केस में क्या था, n इक्वल्स टू माइनस के कैप, क्योंकि उस वक्त हम अपोजिट ड्रॉ कर रहे थे नीचे को। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, जो आपका सरफेस इंटीग्रल आएगा एफ डॉट एन डी एस, ये क्या आने वाला है, S2 के लिए हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम S1 के लिए बात कर रहे थे। तो क्या आएगा देखो, वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप प्लस एच स्क्वायर के कैप डॉट के डी एस, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो इसका क्या आएगा, एच स्क्वायर डी एस बन गया, बाकी तो 0 हो गए। तो आ गया S2 एच स्क्वायर डी एस, एच स्क्वायर बाहर ले लो कांस्टेंट है, ये आ गया आपका डी एस, ठीक है। अब ये जो आपका रहेगा, ये जो आपका ये डी एस है, ये आपका है क्या, एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ द फेस S2 ऑफ द सिलेंडर, मतलब ये वाला आपका ये पोर्शन है, ये जो प्लेन है इसका है, ठीक है। अब ये पूरा क्या आपका सर्कल है, तो इसका एरिया हमें लेना पड़ेगा। तो एरिया क्या होगा इसका, पाई ए स्क्वायर होगा। क्लियर हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पर अभी S2 की बात कर रहे हैं, तो ये क्या पूरा आपका सर्कल है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका पूरे इंटीग्रेशन की बात करिए डी एस के, मतलब पूरे आपके यहाँ पर इस पोर्शन की बात कर रही है S2 के, तो ये आपका सर्कल है, ठीक है। ये आपका एरिया ऑफ द प्लेन ऑफ द फेस S2 ऑफ द सिलेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आपका जो पूरा ये होगा एरिया, ये आपका सर्कल का एरिया होगा। दैट मीन्स पाई आर स्क्वायर या ए स्क्वायर, अभी यहाँ पर ए है तो पाई ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो क्या आ गया आपका पाई ए स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर फॉर सरफेस S2। अब फाइनली आपका जो आता है यहाँ पर वो है फॉर सरफेस S3, कौन से उसके लिए, ये कॉन्वेक्स पोर्शन के लिए। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर के लिए। अगर यहाँ पर फॉर सरफेस S3 की बात करें तो इसमें आपको इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर नॉर्मल निकालना। यहाँ पर तो आपका ठीक था माइनस के कैप और के कैप, यहाँ पर हम कैसे निकालते हैं, ये इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये आपने शायद देखा भी होगा, ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ये आपका फॉर्मूला रहता है। इसको मैं अच्छे से लिख लेता हूँ यहाँ पर, ये आपका रहता है ग्रेडियंट ऑफ फाई ओवर मॉड्यूलस ऑफ ग्रेडियंट फाई, ठीक है। तो फाई अभी क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर है। दैट मीन्स हमारे क्या आएगा देखो यहाँ पर ग्रेडियंट इसका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ग्रेडियंट के हम कैसे निकालेंगे, ये आपका यहाँ पर वो डेरिवेटिव निकलेगा इसका, तो 2x आई कैप आएगा और 2y जे कैप आ गया, ठीक है। अपॉन इसका मॉड्यूलस निकालना है,
तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप, ऊपर तो ग्रेडियंट फाइव हो गया जो आपका इसके इक्वल आ गया 2x आई कैप प्लस 2y जे कैप बाई ग्रेडियंट फॉर्मूला, नीचे इसका मॉडुलस निकालेंगे तो क्या आएगा √4x² और ये आपका 2y है तो √4y² आ गया। ठीक है, यहाँ से 4 कॉमन लो गया, बाहर आपका 2 आएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया ऊपर, तो आ गया x आई कैप प्लस y जे कैप ओवर √x² प्लस y² है, किसके इक्वल होगा, a के इक्वल होगा फ्रॉम दिस। ठीक है, तो ये a के इक्वल हो गया, हमें पता है यहाँ लिख सकते हो आप सिंस x² प्लस y² इक्वल्स टू a² ऑन द सरफेस S3। यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो क्या है हमारे पास, इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। अब हमारे पास जो f.n है वो है क्या, f हमारे पास फंक्शन है y आई कैप प्लस x जे कैप प्लस z² k कैप, ये हमने यहाँ पर ऊपर देखा है, ये हमारे पास फंक्शन है जो क्वेश्चन पे दे रखा है आपको। n अभी हमने निकाला, n क्या निकाला हमने, ये निकाला है, तो इसको हम पुट करेंगे। इसमें आपको ध्यान देना है n हमने कैसे निकाला, सरफेस S1 सरफेस S2 में तो सही था आपका कि आउटवर्ड नॉर्मल था तो नीचे माइनस k कैप कर दिया, ऊपर k कैप कर दिया, क्योंकि आपके z वाले डायरेक्शन पे जा रहा था, नीचे आपका पूरा z वाला डायरेक्शन है तो इसमें आपका माइनस k कैप और k कैप कर लिया। S3 के लिए हमने क्या करा, यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालने के लिए, दैट इज ग्रेडियंट फाइव ओवर मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाइव। ग्रेडियंट फाइव हम कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव निकाल के, मतलब x² का करा 2x आई कैप, y² का हो गया 2y जे कैप विद द डायरेक्शन ऑल्सो। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, इसका मॉडुलस निकाल दिया, ये आपका मॉडुलस आ गया, इसकी वैल्यू हमने उठा के यहाँ से रख दी a के इक्वल, तो ये आपका पूरा यूनिट नॉर्मल वेक्टर आ गया। ठीक है, तो ये क्या आ गया देखो आपका यहाँ पर, ये आ गया आपका ब्रैकेट में 1/a x आई कैप प्लस y जे कैप, इसको अच्छे से करोगे i और j आपका 1 हो जाएगा, तो आ गया 1/a xy प्लस 1/a xy इक्वल्स टू 2/a xy, ये हो गया। अब हमारा मेन काम यहाँ पर निकालने का क्या है, ये तो हमने f.dn निकाल दिया, हमें फाइनल निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है f.n ds, तो ये दोनों चीज़ तो हमें मिल गई। अब मेन है इस ds का, इस ds को भी हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ पर। अब ds हम कैसे निकालेंगे वो हमें देखना है। तो ds निकालते समय आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर हम क्या चीज़ लेते हैं, यहाँ पर हम r, थीटा और z लेते हैं, ये आपके सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इसको हम ग्राफ से भी देख सकते हैं, वैसे आपको पता होगा यहाँ पर, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर x है और ये आपके पास यहाँ पर y है और इधर को आपके पास z हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास थीटा हो गया जब मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहा हूँ, और ये आपका r हो गया, वैसे अभी आपका a है, चलो r मान लेते हैं इसको अभी। तो यहाँ पर अभी क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स आपके r, θ, 0, ये हमने पढ़ा हुआ है पोलर कोऑर्डिनेट्स पे, r, θ, 0, क्योंकि यहाँ पर तो आपका z 0 है। ठीक है, लेकिन जब मैं सिलेंडर की बात करता हूँ तो अब समय आपके क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर इस पोर्शन में क्या आ जाएगा आपका कोऑर्डिनेट्स r, θ, z आ जाएगा। अभी तो z खैर अभी आपका h है, लेकिन यहाँ पर मैं z ले रहा हूँ क्योंकि ये आपका z एक्सिस में आ गया, तो r, θ, z, तो ये आपके क्या बन जाएंगे, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो ये तीन आपके यहाँ पर क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा, r, θ, z, वैसे तो r अभी आपका a है तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर a, θ, z। ठीक है, तो थीटा को डिराइव करोगे तो आपका d थीटा आएगा, z को आपको डिराइव करोगे तो आपका क्या आएगा, d z आने वाला है। ठीक है, तो क्या बनेगा देखो आपका यहाँ पर हमारे पास क्या था, सरफेस S3 है, इसका हम सरफेस इंटीग्रल निकाल ले f.n ds, और सरफेस S3 f.n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2/a x इंटू वाई, तो ये आ गया 2/a x इंटू वाई। ds क्या होगा देखो, ds आएगा आपके पास a और d थीटा, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, और ये आ गया आपका dz, ये तो आपका पोजीशन वेक्टर हो गया, थीटा आपका d थीटा हो गया डेरिवेटिव निकाल के, और z आपका dz हो गया। ठीक है, और x और y को भी हम चेंज करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा देखो, x इक्वल्स टू a cos थीटा और y इक्वल्स टू a sin थीटा। एक मिनट इसका मैं फ्लैश ऑन कर लेता हूँ। ओके, आप ज़्यादा सही है। तो देखो x के आगे आपका a cos थीटा और y के आगे आपका a sin थीटा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा आपका, अब यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल निकालना है, तो यहाँ पर क्या बनेगा देखो, आपका डबल इंटीग्रल होगा 2a, और यहाँ पर आएगा आपका cos थीटा, और ये होगा आपके पास a sin थीटा और d थीटा और dz। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने यहाँ तक किया क्या अभी तक, देखो हमने यहाँ पर ds को सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर सिलेंड्रिकल रीजन की बात की गई है। तो सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे होते क्या है, r, थीटा और z। अगर आपको नहीं पता था तो ये आपके सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं। यहाँ से आप समझ सकते हो, ये हमारे पास तीन एक्सेस है, ये पोजीशन वेक्टर r हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, यहाँ पर r, θ, 0 है। जब हम इसको z एक्सेस से लाएंगे तो आपके यहाँ पर z में भी आ जाएगा, तो ये क्या आएगा आपका r, θ, z। ठीक है,
तो ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, थीटा जेड को हम डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो डी थीटा और डी जेड आएगा। ए आपका पोजीशन वेक्टर है तो ऐसे ही रहेगा। तो ये क्या आएगा आपका, देखो डी एस किसके इक्वल आ गया, ए कॉमा थीटा और डी जेड के। ठीक है, तो मैंने डी एस के बदले यहाँ पर लिख दिया ए डी थीटा डी जेड। यहाँ ये आपको चीज़ बहुत सारे क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। अगर आपको सिलेंड्रिकल कहीं रीजन दिख रहा है तो आपको वहाँ पर ये चीज़ करनी पड़ेगी, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अभी हम नेक्स्ट वीडियो पे जब हम स्पेरिकल वाला करेंगे तो हम वहाँ पर स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, तो वहाँ पर भी आपको ऐसी कुछ करना पड़ेगा। लेकिन वहाँ पर स्पेरिकल का होगा तो वहाँ पर डिफरेंट केस होगा। ठीक है, यहाँ पर अभी सिलेंड्रिकल का है तो डी थीटा डी जेड और ए होगा। ठीक है, तो एक्स को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, एक्स और वाई को। तो एक्स तो ए कॉस थीटा हो गया और वाई क्या हो गया आपका, ए साइन थीटा। अब यहाँ पर मेन आपका लिमिट्स आ गई। तो z की लिमिट्स हमें पता है 0 से लेकर h तक होगा। तो z इक्वल्स टू 0 से h, और थीटा देखो क्या होगा, 0 से लेकर कहाँ तक होगा, पूरा 2π तक आपका ये जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपका पूरा सिलेंडर है तो पूरा आपके यहाँ पर 360 जाएगा। तो 0 से लेकर कहाँ जाएगा, 2π तक जाएगा। ठीक है, तो थीटा की लिमिट मिल गई और आपको यहाँ पर z की भी लिमिट मिल गई है। ठीक है, तो अच्छे से करो इसको, क्या आएगा देखो। यहाँ पर हमारे पास क्या है, 2a² है। तो पहले आप किसी भी उसमें भी कर सकते हो और थीटा के टर्म से भी कर सकते हो और आप z के टर्म से भी यहाँ पर कर सकते हो। अगर यहाँ पर मैं पहले dz के रिस्पेक्ट में करूँ तो क्या बनेगा देखो, थीटा उस समय आपका ऐसे ही रहेगा, थीटा इक्वल टू 0 से 2π cos थीटा साइन थीटा, dz का हो जाएगा z और h इक्वल्स टू 0 से h और d थीटा, ये हो गया। तो ये क्या बन गया, a² h, और ये क्या आ जाएगा आपका देखो, यहाँ से बनेगा आपका 0 से लेकर 2π, और ये क्या बनेगा, इसको अच्छे से हम करें, ऊपर अगर मैं आपका 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ, नीचे 2 से डिवाइड कराऊँ, तो ऊपर तो आपका साइन 2 थीटा बन गया और ये आपके यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो गए। ठीक है, तो a² h इंटीग्रेशन 0 से 2π साइन 2 थीटा डी थीटा आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखो a² h हो गया, इसका इंटीग्रेशन करो तो क्या आएगा, माइनस कॉस 2 थीटा और 2 थीटा का हो जाएगा 2, और यहाँ पर 0 से लेकर 2π, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर a², इसको हम करेंगे, ये हो जाएगा कॉस 4π माइनस टाइम कॉस 0, और नीचे आ जाएगा आपके यहाँ पर h। तो ये आपका फाइनली क्या बन जाएगा, 0 हो गया, और ये क्या हो गया, ये भी आपका वेट ये आपका क्या सही हम कर रहे हैं, हाँ आपका सही हो रहा है। cos 4π तो आपका 1 होगा और cos 0 आपका 1 हो गया, तो 1 - 1 0 हो गया। हमें यहाँ पर 0 ही चाहिए था आंसर, क्योंकि हमारा ऑलरेडी यहाँ पर पहले वाले उसमें निकल गया था जो हमें चाहिए था, पाई a² h²। तो ये तो आपका 0 हो गया। फिर हमने यहाँ पर एक और चीज़ निकाला था, इसमें हमने यहाँ पर S2 के लिए निकाला था पाई a² h², और आपका जो S1 था ये आपका 0 था। दैट मीन्स हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, अगर हम तीनों को ऐड करेंगे तो ये आएगा आपका यहाँ पर पाई a² h²। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया आपका, ये इक्वल हो गया आपके इसके इक्वल, ये जो आपने यहाँ पर वॉल्यूम इंटीग्रल निकाला था। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन को करना है। ठीक है, लास्ट में कैलकुलेशन हम देख लेना, सही कैलकुलेशन हमने करी है। cos 4π आपका 1 होगा और cos 0 आपका 1 होगा, लिमिट रखकर, तो 0 आने वाला है। यह S3 के लिए था। तो पहले हमने करा कि यहाँ पर पहले हमने वॉल्यूम इंटीग्रल निकाला। ठीक है, इसको हमने पहले सॉल्व करा, देन हमने यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल निकाला। सरफेस इंटीग्रल में ध्यान रखा कि हमारे पास 3 सरफेसेस है, S1 S2 और S3 है। ठीक है, तीनों को एक एक करके हमें निकाला है। S1 तो आपका 0 आया, S2 आपका ये चीज़ बना, और S3 हमने इस तरीके से निकाला। और यहाँ पर हमने ध्यान दिया कि हमें ds जब हम ले रहे हैं तो उस समय हम सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स हमें देखना है, दैट इज़ r थीटा एंड z। ठीक है, तो इसको अभी हम एक ही क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर, क्योंकि ऑलरेडी 23 मिनट्स की वीडियो बन चुकी है। नेक्स्ट वीडियो पे हम और भी देखेंगे, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन आपके और भी है जो प्रीवियस ईयर में आ रखे हैं और बहुत बार रिपीट हो रखे, तो डिस्कस हम जरूर करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।